कोशिका जो होती है बहुत ही सूक्ष्म होती है और कोशिका एक झिल्ली यानी पतली झिल्ली के अंदर बंद रहती है जिसको बोलते हैं कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली ये इसको माइक्रोस्कोप से बड़ा करके देखा गया है। तो ये माइक्रोस्कोप से बड़ा करके देखा गया है। ये जो है ये कोशिका है, कोशिका इसको माइक्रोस्कोप से बड़ा करके देखा गया है। ये जो झिल्ली है इसको बोलते हैं कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली जो है वो प्रोटीन का बना होता है। प्रोटीन का बना होता है कौन? कोशिका झिल्ली। इसके अंदर पाया जाता है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। इसके अंदर क्या पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। यानी कोशिका एक बहुत ही सूक्ष्म जीव होता है, बहुत ही सूक्ष्म होता है जिससे मानव बॉडी का निर्माण हुआ है और उसके अंदर पाया जाता है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया को जो सूक्ष्म है, बहुत ये भी तो सूक्ष्म है, इसको जब माइक्रोस्कोप से बड़ा करके देख रहे हैं, बड़ा करके, तो इस आकृति में पाया जा रहा है। और इसके अंदर जब देख रहे हैं तो एक तिरछानुमा आकार की एक रचना पाई जा रही है, एक घुमादार एक रचना पाई जा रही है। और इस घुमादार आकृति को हम लोग बोलते हैं क्रिस्टी। इस घुमेदार आकृति को क्या बोलते हैं? क्रिस्टी। यानी हम बोल सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक दीवार को क्या बोलते हैं? क्रिस्टी। माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक दीवार को क्रिस्टी बोलते हैं। अब क्या होता है कि जब मनुष्य सांस लेता है यानी ऑक्सीजन जब लेता है तो ऑक्सीजन आता है फेफड़े में और फेफड़े में क्या जमा रहता है? ब्लड। और ब्लड एक क्या ले जाता है? सीधे माइटोकॉन्ड्रिया में। तो माइटोकॉन्ड्रिया में ले जाता है तो यहाँ पे एक साइकिल चलता है। यहाँ पे इसमें इस क्रिस्टी के अंदर एक साइकिल चलता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्रेब साइकिल। क्रेब साइकिल इसको बोलते हैं हम लोग क्रेब साइकिल। क्रेब साइकिल। अब इसमें क्या होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक जो संरचना है यानी क्रिस्टी, तो इसी में हमारा ऑक्सीजन श्वसन होता है। ऑक्सीश्वसन तो बोल सकते हैं कि ऑक्सीश्वसन किसमें होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक संरचना में यानी माइटोकॉन्ड्रिया में होता है हमारा ऑक्सीश्वसन। ऑक्सीश्वसन किसमें होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में। क्रेब साइकिल किसमें चलता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में। ऑक्सीश्वसन किसमें होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और ऑक्सीश्वसन के दौरान 38 एटीपी का निर्माण होता है। 38 एटीपी का निर्माण होता है। एटीपी आप लोग जानते हैं कि एटीपी का पूरा नाम होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और 38 एटीपी के दौरान एक ग्लूकोज का निर्माण होता है। एक ग्लूकोज का निर्माण होता है किसके अंतर्गत? तो 38 एटीपी के दौरान एक ग्लूकोज का निर्माण होता है। और एक ग्लूकोज से मिलता है हमें 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा। ऊर्जा मिलता है कितना? तो 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलता है। और यही ऊर्जा हमारे बॉडी के विभिन्न भाग में पहुंचता है। तो हम लोग क्या बोलते हैं कि ऊर्जागिरी यानी ऊर्जागिरी। तो हम लोग बोल सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जागिरी बोला जाता है। यानी कह सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जागिरी यानी पावर हाउस ऑफ बॉडी किसको बोलते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को। पावर हाउस ऑफ बॉडी माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं। पावर हाउस ऑफ बॉडी माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं। तो ये हमारा पूरा रहा माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। ये हमारा पूरा रहा पावर हाउस ऑफ बॉडी माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है। और माइटोकॉन्ड्रिया है तो अब एनर्जी है तो अब माइटोकॉन्ड्रिया बनाएगा, लेकिन शरीर के विभिन्न हिस्सों में एनर्जी चाहिए, ऊर्जा विभिन्न हिस्सों में चाहिए तब ना काम करेगा। उंगली में अलग एनर्जी चाहिए, आंख में अलग एनर्जी चाहिए, स्किन पे अलग एनर्जी चाहिए, पैर को के लिए अलग एनर्जी चाहिए। तो विभिन्न शरीर के विभिन्न भागों में एनर्जी चाहिए तब ना कार्य करेगा। तो उस एनर्जी को कौन लेकर जाता है? तो जो लेकर जाता है उसको बोलते हैं गोल्जी बॉडी। जो लेकर जाता है उसको क्या बोलते हैं? गोल्जी बॉडी। अब गोल्जी बॉडी क्या करता है कि माइटोकॉन्ड्रिया यानी शरीर में एनर्जी जो बनता है तो शरीर के विभिन्न भागों में लेकर जाता है कौन? तो गोल्जी बॉडी। अब माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो बहुत ही छोटा चीज होता है। ये इसको पचकने से इसको डर रहता है। तो ये जब पचक जाएगा तो एनर्जी शरीर के विभिन्न हिस्सों में नहीं पहुंच पाएगा तो बीमारी होगा। तो क्या करेंगे? इसको सुरक्षा रखने के लिए, संरक्षित रखने के लिए एक दीवार की जरूरत पड़ती है। एक दीवार की जरूरत पड़ती है। इस दीवार को बोलते हैं हम लोग इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इस दीवार को बोलते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो बोल सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया को का कंकाल किसे कहा जाता है? तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक ऑफ रेटिकुलम क्या है? तो माइटोकॉन्ड्रिया का कंकाल। माइटोकॉन्ड्रिया का कंकाल किसको कहते हैं? तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब जो है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारा दो प्रकार का होता है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारा दो प्रकार का होता है। दो प्रकार का होता है। एक नंबर होता है हमारा स्मूथ, एक नंबर होता है हमारा स्मूथ और दूसरा का होता है हमारा रफ। एक नंबर होता है हमारा स्मूथ, दूसरा का होता है हमारा रफ।
तो अब स्मूथ है, तो पहले एक नंबर स्मूथ के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद से रफ के बारे में हम लोग जानेंगे। स्मूथ है तो स्मूथ के दौरान हमें वसा और कार्बोहाइड्रेट मिलता है। स्मूथ के दौरान हमें वसा और कार्बोहाइड्रेट मिलता है, वसा और कार्बोहाइड्रेट मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है। तो शरीर में जो भी वासा मतलब आप लोग समझते हैं फैट यानी इंसान जब मोटा नहीं हो जाता है, तैलीय चीज, जितना भी तैलीय चीज खाता है तो फैट हो जाता है। जैसे सबसे ज्यादा लड़कियां ही फैट्स होती हैं, फैट्स यानी हड्डी है तो हड्डी तो उतना ही रहता है, लेकिन मांस बढ़ जाता है, मांस बढ़ जाता है तो उसको हम लोग फैट्स बोलते हैं, फैट्स। तो फैट्स यानी वसा और कार्बोहाइड्रेट कौन बनाता है? तो स्मूथ यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो फर्स्ट टाइप है स्मूथ, तो वो बनाता है हमारा वसा और कार्बोहाइड्रेट। अब ये आखिर समझेंगे कि रफ है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो सेकंड प्रकार है रफ। तो रफ आखिर हुआ तो रफ कैसे हुआ? तो इसमें जब देख रहे हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, तो जो नीचे वाली दीवार है तो इसमें खुरदुरा आकृति में पाया जा रहा है। इस खुरदुरा को जब माइक्रोस्कोप से बड़ा किए तो इसमें पाया जा रहा है हमारा प्रोटीन। तो इसमें प्रोटीन पाए जाने के कारण ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ हो गया। रफ मतलब हो गया खुरदुरा हो गया। तो प्रोटीन, तो हम बोल सकते हैं कि प्रोटीन कहां पाया जाता है? तो रफ में, यानी प्रोटीन को हम लोग बोल सकते हैं राइबोसोम। प्रोटीन का निर्माण कौन करता है? तो राइबोसोम। प्रोटीन का निर्माण कौन करता है? तो राइबोसोम। प्रोटीन का निर्माण कौन करता है? तो राइबोसोम। बोल सकते हैं कि प्रोटीन का निर्माण कौन करता है शरीर में? तो राइबोसोम। अब जो है प्रोटीन जो है, तो प्रोटीन हमारा दो प्रकार का होता है। एक होता है 70S और दूसरा होता है हमारा 80S। एस मतलब होता है सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। 80S यानी 80 सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। अब 70S मतलब क्या होता है, 80S मतलब क्या होता है, आप लोग जानिए। ये बताता है बॉडी की आकृति, जीव के बारे में बताता है। यानी बड़े जीव में कौन सा होगा? तो 80S होगा। यानी बड़े जीव को ही सबसे ज्यादा प्रोटीन चाहिए। जैसे मनुष्य को ज्यादा प्रोटीन चाहिए, गाय, भैंस, भेड़, कुत्ता, ये सब को बड़े जीव में आते हैं, तो इन लोग को ज्यादा प्रोटीन चाहिए, ये लोग ज्यादा कार्य करते हैं तो प्रोटीन चाहिए। जैसे कोरोना वायरस हो गया तो सूक्ष्म है तो उसको 70S चाहिए। प्लेग वायरस हो गया तो उसको छोटा चाहिए। मच्छर हो गया तो उसमें 70S चाहिए कोएफिशिएंट। तो ये सिर्फ हमारा रहा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब नेक्स्ट के वीडियो में हम लोग सेंट्रोसोम, लाइसोसोम और इसके बहुत सारे रसधानी के बारे में समझेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।